1526 में हिंदुस्तान पर लोदी खानदान की हुकूमत थी। उस वक्त जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उज़्बेकिस्तान में रहता था। ये हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहता था, लेकिन लोदी एम्पायर बहुत ज्यादा ताकतवर था। लेकिन बाबर ने 1526 में लोदी एम्पायर के साथ जंग की, जिसे पानीपत का नाम दिया गया। इस जंग में बाबर ने लोदी एम्पायर को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, जिससे हिंदुस्तान पर मुगल एम्पायर का आगाज हुआ और बाबर मुगल एम्पायर का पहला बादशाह बना। 1530 में बाबर का इंतकाल हो गया और फिर हिंदुस्तान का बादशाह बाबर का बेटा हुमायूं बना। लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को जंग में शिकस्त देकर हिंदुस्तान से भगा दिया। 1545 में शेर शाह सूरी की वफात के बाद एक बार फिर से हुमायूं हिंदुस्तान आया। इसने 1556 तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। 1556 में हुमायूं की वफात के बाद इसका बेटा अकबर हिंदुस्तान का शहंशाह बना। इसके दौर में मुगल एम्पायर काफी बड़ा हो गया, जिसके मैप को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1605 में अकबर की वफात के बाद हिंदुस्तान का अगला बादशाह इसका बेटा जहांगीर बना। अकबर के दौर में मुगल एम्पायर को आज के शेखुपुरा वाली साइड से थोड़ा खतरा था। यहाँ सांदल पार का एरिया हुआ करता था। इस एरिया से लोग मुगल एम्पायर के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिनमें एक नाम अब्दुल्ला भट्टी शामिल था, जिसने अकबर की नींदें हराम कर दी थी। अकबर की मौत के बाद जहांगीर को भी इन लोगों का सामना करना पड़ा। इसीलिए जहांगीर ने 1607 में इस एरिया पर नजर रखने के लिए आज के शेखुपुरा में एक किला बनवाया, जिसे शेखुपुरा फोर्ट का नाम दिया गया। इसके अलावा पंजाब वाली साइड से अगर किसी ने हिंदुस्तान पर हमला करना होता तो वो शेखुपुरा से होकर गुजरता था। इसीलिए उन पर नजर रखने के लिए भी इस किले को बनवाया गया। मुगल एम्पायर के बाद ये किला सिखों के पास चला गया और सिखों के बाद ये किला ब्रिटिश एम्पायर के पास आ गया। यानी ये किला 3 एम्पायर्स के कब्जे में रहा। अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हाल हो चुकी है। इसमें मौजूद कई बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं और बाकी बिल्डिंग्स वक्त के साथ साथ खत्म हो रही हैं। कहा जाता है इसमें रानी की रूह रहती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ सर कटे हुए इंसान के भूत को भी देखा है और यहाँ पर 3 लोगों की मौत भी हुई थी। आखिर इसकी हकीकत क्या है, हम वीडियो में आगे जानेंगे। इस किले के बिल्कुल सामने एक चबूतरा है। इसे रणजीत सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है उस वक्त जो कोई भी सिखों के खिलाफ आवाज उठाता, उसे यहाँ पर सबके सामने फांसी दी जाती, ताकि लोगों के दिल में डर पैदा हो और कोई भी सिखों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। यहाँ पर आपको ईंटें दिखाई दे रही होंगी। ये मुगल एम्पायर के दौर की ईंटें हैं, जो आज भी सही हालत में मौजूद हैं। सामने आपको किले का मेन दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। जब रणजीत सिंह अपने बेटे खरक सिंह के साथ यहाँ आया था तो उसने तोप के साथ इसके मेन दरवाजे को उड़ा दिया था और बाद में यहाँ दोबारा दरवाजा लगाया गया। इस किले में 2 कुएं हैं। एक कुआं मेन गेट के पास है और एक कुआं किले में थोड़ा आगे है। तारीख के मुताबिक इन दोनों कुओं को जहांगीर के दौर में बनवाया गया था ताकि पानी निकाला जा सके, लेकिन ब्रिटिश दौर में यहाँ पर लोगों को लटका कर सजा दी जाती थी। इस किले की 2 मेन बिल्डिंग्स हैं, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप गौर करें, इन दोनों बिल्डिंग्स के डिजाइन डिफरेंट हैं। एक बिल्डिंग को मुगल एम्पायर में बनवाया गया और दूसरी बिल्डिंग को रणजीत सिंह के दौर में बनवाया गया। मुगल एम्पायर के दौर में बनाई गई बिल्डिंग ये है। इसकी एक साइड पर राजा का महल है और दूसरी साइड पर रानी का महल है। इन दोनों को मिलाने वाला हिस्सा गिरकर खत्म हो चुका है। इस महल की 5 मंजिलें हैं और साथ ही इस महल का तहखाना भी था। इस महल में कई सारे कमरे और हाल थे। यहाँ पर रानी और शहंशाह रहते थे। इस महल के कमरों में बहुत सारी रियल पेंटिंग्स हैं, जिनको मुगल एम्पायर के दौर में बनाया गया था, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें खराब हो चुकी हैं और कुछ तस्वीरें अभी भी सही हालत में मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखें। कहा जाता है ये जहांगीर की तस्वीर है। इसके साथ 2 और तस्वीरें हैं। कहा जाता है ये भी जहांगीर की ही तस्वीरें हैं। ये बिल्डिंग वाकई में बहुत खूबसूरत बनाई गई थी। बाहर वाली साइड पर आपको झरोखे दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि रानी इस जगह आकर खड़ी होती थी और लोगों का कहना है कि इस जगह पर रूह को भी देखा गया है। क्या ये बात सच है? कुछ लोगों का कहना है कि ये मन घर पाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर सर कटा हुआ इंसान भी देखा गया है। असल में जिस दौर में सर कटे हुए इंसान की बात की गई थी, उस दौर में सर कटे हुए इंसान की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस थी। इसीलिए लोगों को इस किले से दूर रखने के लिए सर कटे इंसान की कहानियां फैलाने लगे।
उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसलिए लोगों ने इस बात पर यकीन कर लिया। लेकिन जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, उसके बाद से किसी ने भी यहाँ पर सच कटे हुए इंसान की बात नहीं की और ना ही किसी तरह की रूह को देखा गया है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ लोग इस किले को देखने आए थे, लेकिन खस्ता हाल होने की वजह से एक छत 3 लोगों पर गिर गई और वो मर गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये कामरानी की रूह या सर कटे हुए इंसान के भूत का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खस्ता हाल होने की वजह से इस किले को लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। रानी के महल के साथ ही सिखों की बनाई हुई हवेली है। इस हवेली की 2 मंजिलें हैं। इसका भी काफी हिस्सा टूटकर खत्म हो चुका है। इस हवेली के नीचे तहखाने भी बने हुए हैं। इस पूरे किले के नीचे तहखाने बनाए गए हैं। इस जगह को देखें, ये तहखाने की छत थी जो गिर चुकी है और अंदर से पौधे बाहर आ रहे हैं। लोगों का कहना है तहखानों से बहुत सारे खुफिया रास्ते निकलते थे जो सीधा लाहौर फोर्ट तक जाते थे और कई रास्ते दूसरी जगहों में भी जाते थे। इन तहखानों में अंग्रेजों ने रंजीत सिंह की बीवी जिंद कौर को कैद किया था। रानी महल के साथ बहुत सारे कमरे हैं। इन कमरों में मुलाजिम रहते थे। इसके अलावा यहाँ एक मस्जिद भी थी जो इस वक्त शहीद हो चुकी है। इस किले की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, इसीलिए इस किले को टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस किले को इसलिए बनवाया गया कि बादशाह को शिकार का बहुत शौक था और वो शिकार के लिए यहाँ आया करता था। इस किले से कुछ किलोमीटर दूर एक और हिस्टोरिकल प्लेस है जिसका नाम हिरन मीनार है। कहा जाता है जहांगीर ने इस जगह से एक हिरन को पकड़ा जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था। जहांगीर ने उसको अपने पालतू जानवरों में शामिल करने का हुक्म दिया। जहांगीर को इस हिरन से बहुत प्यार था, लेकिन 1607 में वो हिरन मर गया और उसकी याद में यहाँ पर हिरन मीनार को बनवाया गया। यहाँ पर एक इमारत है जो पानी के सेंटर में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ एक मीनार भी है जिसके अंदर 100 से ज्यादा सीढ़ियां मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस मीनार को दुश्मन पर नजर रखने के लिए बनवाया गया था, क्योंकि यहाँ से दुश्मन गुजरता था। इसीलिए शेखुपुरा फोर्ट और हिरन मीनार को निगरानी के लिए बनवाया गया था। हिरन मीनार के बिल्कुल सामने बहुत बड़ा तालाब है जिसके सेंटर में पारा तरी है। इसे एशिया का सबसे बड़ा तालाब माना जाता है। अगर आप तालाब में जाकर पारा तरी के पास जाएं तो नीचे आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी जो पारा तरी के अंदर जाती हैं। इसके सामने एक बहुत बड़ा पार्क है। कहा जाता है ये पार्क मुगल एम्पायर के दौर में बनवाया गया था। उस वक्त हिरनें इस पार्क में आया करती थी। अभी यहाँ पर हिरनों को भी रखा गया है और लोग इस जगह पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं शेखुपुरा सिटी की। जहांगीर को प्यार से शेखू कहा जाता था, इसीलिए इस शहर का नाम शेखुपुरा रखा गया। पहले इस शहर को जहांगीरपुरा कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे शेखुपुरा कहा जाने लगा। 2021 में रशिया के एक बहुत ठंडे इलाके साइबेरिया में साइंसदान जमीन के नीचे 11 फीट की गहराई तक खुदाई कर रहे थे। तब उन्होंने एक छोटी सी मखलूक दरियाफ्त की। ये मखलूक थी तो छोटी, लेकिन इसकी उम्र 24,000 साल थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि वो मखलूक जमी हुई थी और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ी और उससे नमी मिली तो वो खुद ब खुद जिंदा हो गई। ये एक फीमेल थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ये फीमेल बगैर मेल के जिंदा रह रही थी और मेल के बगैर ही अपने जैसा दूसरा बच्चा पैदा करने लगी। इस अमल को फीमेल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस मखलूक का साइज बहुत ज्यादा छोटा था। इसे सिर्फ और सिर्फ किसी खास टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसे पेट्लॉइड रोटीफर्स का नाम दिया गया। ये मखलूक पानी में रहती है, जैसे तालाब, बारिश का पानी, गीली मिट्टी या काई पर मौजूद नमी। इसका जिस्म नरम और लंबोतरा होता है। इसके सर पर तो घूमते हुए पालनुमा पुर्जे होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया इसे तैरने में मदद करते हैं और खाने को मुंह की तरफ लेकर आते हैं। ये जानदा रहता तो नमी में है, लेकिन फुल सूखे मौसम में भी जिंदा रहता है। जब पानी खुश्क हो जाता है तो ये अपना जिस्म सुखा लेता है, यानी एक खास नींद जैसी हालत में चला जाता है। और जब इसे नमी मिलती है तो ये फिर से अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब ये चीज बर्फ के अंदर से मिली तो ये जमी हुई थी और साइंसदान के मुताबिक ये 24,000 सालों से जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही इसे नमी मिली तो अल्लाह के हुक्म से ये चीज जिंदा हो गई, यानी ये चीज कई सालों तक सूख जाती है और जब इसे नमी मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा से जिंदा हो जाती है। साइंसदान के मुताबिक इस जानदार पर रेडिएशन का असर नहीं होता और तो और ये मखलूक खला में भी जिंदा रह सकती है। साइंसदान के मुताबिक इसमें एक खासियत ये भी है
कि अगर इनके जिस्म का डीएनए टूट भी जाए तो ये खुद ब खुद उसे दोबारा से जोड़ लेते हैं। अल्लाह के हुक्म से ये जानदार सख्त तरीन माहौल में भी जिंदा रह सकता है। ये तब खत्म होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। साइंसदान इनको अनकिलेबल क्रिएचर्स कहते हैं। उनके मुताबिक जब ये चीज किसी एक्सट्रीम कंडीशन का सामना करती है तो ये क्रिप्टोबायोसिस में चली जाती है। क्रिप्टोबायोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रोटीफर्स जैसे जानदार अपना पूरा सिस्टम आर्जी तौर पर बंद कर देते हैं, जिसमें वो ना सांस लेते हैं, ना हरकत करते हैं, ना खाना खाते हैं। वो बिल्कुल गैर फाल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इनको पानी या गर्मी या रोशनी मिलती है तो वो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। ये चीज रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है, जैसे यीस्ट जिसे हम बेकिंग में यूज करते हैं। यीस्ट के सेल्स के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर आप इसे फ्रिज या फ्रीजर में रखते तो वो क्रिप्टोबायोसिस जैसी हालत में चली जाती है। वो जिंदा तो होती है लेकिन एक्टिव नहीं होती, और जब उसे फ्रिज से निकाल कर गर्म जगह रखा जाए तो वो फिर से काम करना शुरू कर देती है। जब रोटीफर्स क्रिप्टोबायोसिस में होती है तो वो कुछ खास प्रोटीन्स बनाती है जिनको चैप्टर 1 प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स एक तरह के बॉडीगार्ड होते हैं। इनका काम होता है कि जब कोई सेल स्ट्रेस में हो, यानी गर्मी में, ठंड में, जहरीली गैसेस में, पानी की कमी में, या उस सेल पर बुढ़ापे का असर हो, तो ये प्रोटीन सेल के अंदर वाले प्रोटीन्स को टूटने नहीं देते। अगर बात करें इंसानी सेल की तो हमारे सेल के अंदर भी प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जरूरी काम करते हैं। लेकिन जब हमारा सेल स्ट्रेस में होता है, जैसे गर्मी में, ठंड में, जहरीली हवा में, पानी की कमी या बुढ़ापे में, तो वो प्रोटीन्स अपनी असली हालत खो देते हैं। अगर इन प्रोटीन्स की शेप बिगड़ जाए तो प्रोटीन या तो काम का नहीं रहता या फिर यही प्रोटीन सेल को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां होती हैं, जिनमें ये बीमारी जो प्रोटीन के बिगड़ने की वजह से होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोटीफर्स की, तो इनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं जो सेल को हार्श कंडीशन में भी बचा सकते हैं, उसे खराब होने नहीं देते, जिसकी वजह से ये किसी भी सख्त हालत में जिंदा रह पाते हैं। साइंसदान का कहना है कि इनको प्रोटीन को इंसानों के सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां और बुढ़ापे से बचा जा सकता है। लेकिन सच ये है कि हर चीज को फना होना है। कोई भी चीज मौत से नहीं बच सकती, उसे एक ना एक दिन मरना जरूर है, और इंसान पर बुढ़ापा जरूर आता है। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक निजाम है। जिस मखलूक को साइबेरिया की बर्फ से दरियाफ्त किया गया है वो 24,000 साल पुरानी है। पहले लगता था कि ये सिर्फ 10 साल तक ही जिंदा रह सकती है, लेकिन उस मखलूक की बर्फ में दरियाफ्त के पास से पता चला कि ये मखलूक आइस एज के दौर से जिंदा है, जब दुनिया में मैमोथ जैसे जानदार हुआ करते थे। जब इस चीज को बर्फ से बाहर निकाला गया तो ये ना सिर्फ जिंदा हुई बल्कि ये बच्चे भी पैदा करने लगे, जिसके बारे में मैंने ऊपर वीडियो में बात की थी, जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें जिंदा चीज बिना मेल के बच्चे पैदा कर लेती है, जिसकी एक एग्जाम्पल एग्स है। ये अंडे बिना मेल के बेबी बनने लगते हैं। इसके अलावा कुछ कीड़े, रेप्टाइल्स जैसे केचुए, छिपकलियां और कुछ परिंदे भी स्पेशल कंडीशन में बच्चे पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर हनी पीस यानी शहद की मक्खियां। इनमें मेल मक्खियां बिना मेल के ऐसे अंडों से पैदा होती हैं जिनमें किसी बाप का हिस्सा नहीं होता। ऐसे पैदा होने वाले जानदारों के लिए एक मसला है। पार्थेनोजेनेसिस तरीके से पैदा होने वाला हर बच्चा लगभग अपनी माँ जैसा होता है, लेकिन जीन्स में कोई फर्क नहीं होता। यानी अगर सारी जनरेशन एक जैसी जीन्स रखती है तो किसी एक को भी कोई बीमारी लग जाए या मौसम हार्ड हो जाए तो इसका असर सब पर हो सकता है, जिससे पूरी नस्ल खत्म हो सकती है। लेकिन रोटीफर्स ने सबको गलत साबित कर दिया। साइंसदान के मुताबिक ये मखलूक 450 से शायद मुख्तलिफ किस्म में बदल चुकी है, वो भी लाखों सालों में। और ये चीज साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये मखलूक दूसरी मखलूक से भी फायदा उठाती है। ये मखलूक फंगस, बैक्टीरिया और पौधों से भी जीन्स को चुरा लेती है। इस प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल जीन्स ट्रांसफर कहते हैं। यहाँ ज्यादातर जानदार सिर्फ अपने माँ बाप का डीएनए लेकर चलते हैं, लेकिन रोटीफर्स दूसरों के जीन्स अपने डीएनए में जोड़ लेती हैं, जैसे किसी और की किताब से कोई नया फार्मूला निकाल लेना।
ये ऐसे चीज चुनती हैं जो इसे मुश्किल वक्त में मदद दें, जैसे ज्यादा गर्मी, रेडिएशंस या जहर से बचने वाले चीज। कुछ साइंसदानों ने ये तक बताया है कि रोटिफर्स के डीएनए का 10% हिस्सा दूसरी मखलूक से आया हुआ होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने दूसरी लैब का सीक्रेट फॉर्मूला चुरा कर अपना बना लिया हो। जब बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उनका डीएनए हवा में बिखर जाता है और रोटिफर्स उन टुकड़ों को उठाकर अपने डीएनए में जोड़ लेती हैं और अपने आप को अपग्रेड करती रहती हैं। अजीब बात यह है कि नॉर्मल हालत में इनकी जिंदगी का दौर सिर्फ 2 हफ्ते होता है, लेकिन सही हालत में जाएं तो ये हजारों सालों तक जिंदा रह सकती हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इस मिट्टी में एक और मखलूक मिली जिसका नाम राउंड वॉर्म है, यानी नेमाटोड्स, जो पहले ही साबित कर चुकी है कि वो भी बर्फ में हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। साइंसदानों ने साबित किया है कि पुरानी बर्फ में जमे हुए बीज भी दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ में से साइंसदानों ने ऐसे पौधे दोबारा उगाए हैं जो शायद 1000 सालों तक बर्फ में जमे हुए थे। जरा सोचिए, इतने सालों तक जमे रहकर भी जिंदा हो जाना बहुत हैरानकुन बात है। अल्लाह ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।